ब्रह्मांड पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाग्नि, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कोस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी बड़े परिमाण की संख्याओं के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब 10⁻11 मंदाग्नि हैं तथा प्रत्येक मंदाग्नि में लगभग 100 अरब तारे हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या 10⁻11 × 10⁻11 = 10⁻22 कोटि की होगी। आगे है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोल वैज्ञानिकों ने विकसित टेलीस्कोप तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रेक्षणों के आधार पर यह बतलाया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट कहा जाता है, पर आधारित है। अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट, यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलें तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी, अर्थात यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हम से बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा और यह आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार के विस्थापन को अवरक्त विस्थापन कहते हैं। अवरक्त विस्थापन के आधार पर ही 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला ऑब्जर्वेटरी में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाली प्रसार की पुष्टि की। अपने प्रेक्षणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाग्नियों के वर्णक्रमों के अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही है। अतः अपने प्रेक्षणों के क्रम में वे निम्नांकित 2 निष्कर्षों पर पहुँचे। पहला, सभी मंदाग्नि यानी कि गैलेक्सी हमसे दूर जा रहे हैं। दूसरा, कोई मंदाग्नि हमसे जितनी दूरी पर है वह उतनी ही तेज़ी से हमसे दूर जा रही है। इस प्रकार मंदाग्नि का वेग यानी कि v दूरी d के समानुपाती होगा, अर्थात ये फॉर्मूला देख लीजिए। उपर्युक्त सूत्र को हब्बल का नियम कहते हैं। यहाँ h एक नियतांक है जिसे हब्बल नियतांक या हब्बल पैरामीटर कहा जाता है। नियतांक h का मात्रक एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए तथा इसका मान 67 kms-1/MPC होता है। MPC का मतलब है मेगा पारसेक। हब्बल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम इन्वर्स ऑफ टाइम होता है। अतः अवश्य ही समय का मात्रक होगा। इस प्रकार हम यदि समय को पीछे लेते जाएं तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन से 15 × 10⁹ वर्ष आता है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 × 10⁹ वर्ष से 19 × 10⁹ वर्ष के बीच होती है। नोट: हब्बल के मंदाग्नियों के प्रतिसरण के नियम पर आइजक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाग्नियाँ इस तेज़ी से प्रतिसरण करेंगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। मंदाकिनी गैलेक्सी। मंदाग्नि अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाग्नियों के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए चारों मौलिक बलों गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स
प्रबल या दृढ़ बल स्ट्रॉन्ग फोर्स और कमजोर बल यानी कि वीक फोर्स में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाग्नियाँ 10⁻11 मंदाग्नियाँ हैं और प्रत्येक मंदाग्नि में औसतन 100 अरब तारे 10⁻11 तारे होते हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या लगभग 10⁻22 है। प्रत्येक मंदाग्नि में तारों के अतिरिक्त गैसें तथा धूल होती हैं। मंदाग्नि का 98% भाग तारों से तथा शेष 2% गैसों या धूल से बना है। मंदाग्नि की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाग्नि का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी मंदाग्नियों को प्राय उनकी आकृति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सर्पिल, दूसरा है दीर्घवृत्तीय और तीसरा है अनियमित। अब तक की ज्ञात मंदाग्नियों में 80% सर्पिल, 17% दीर्घवृत्तीय, 3% अनियमित आकार वाली हैं। हमारी मंदाग्नि दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा और इसकी सबसे नज़दीकी मंदाग्नि देवयानी एंड्रोमेडा सर्पिल आकार वाली मंदाग्नि है। सर्पिल मंदाग्नियाँ दूसरी मंदाग्नियों से प्राय काफ़ी बड़ी होती हैं। नेक्स्ट है दुग्ध मेखला, आवर ओन गैलेक्सी द मिल्की वे। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा नामक मंदाग्नि का सदस्य है। इसका व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष और यह मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला मंदाग्नि अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हैं। सूर्य भी सौरमंडल सहित इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ वर्ष लगता है। पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाग्नि का अभिमुख दृश्य एंड ऑन व्यू और साइड व्यू देख पाते हैं क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाग्नि का हिस्सा है। हमारी मंदाग्नि में तारे चपटी चक्रिका नुमा संरचना में अंतर्विष्ट होते हैं जो अंतरिक्ष के अंदर 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर काफ़ी मोटी होती है जो मंदाग्नि के केंद्र पर तारों के अपेक्षाकृत उच्च सांद्रण को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाग्नि के केंद्रीय भाग से लगभग 3×10⁻4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रीय नुमा संरचना के एक पार्श्व पर स्थित है। अतः सूर्य दुग्ध मेखला मंदाग्नि के केंद्र से काफ़ी दूर है। यदि आकाश स्वच्छ है तो दुग्ध मेखला मंदाग्नि अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफ़ेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है जो करोड़ों टिमटिमाटे तारों से मिलकर बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। यह आकाशगंगा कहलाती है। तारामंडल कॉन्स्टेलेशन पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूहों में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनको विशिष्ट नाम दिए। तारों के किसी ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। प्रमुख तारामंडल हैं वृहत सप्त ऋषिमंडल अर्सा मेजर, लघु सप्त ऋषिमंडल अर्सा माइनर, मृग ओरियन और सिग्नस हाइड्रा आदि। आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। वृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः वृहत सप्तऋषि और बिग डीपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में वृहत सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्राय बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग यानी कि ओरियन तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। शीत ऋतु में मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं।
जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाते प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटलगेज नाम का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित हैं। तारे स्टार्स ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं, अतः सूर्य भी एक तारा है। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन तथा 0.5% में लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। इसे याद रखिएगा, भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% में कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन होते हैं और 0.5% में लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तारे 3 रंग के होते हैं। पहला है लाल, दूसरा है सफ़ेद और तीसरा है नीला। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है वो लाल रंग के होते हैं। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफ़ेद होते हैं, जबकि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है वो नीले होते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी यह सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। अल्फा सेंटोरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर रात्रि में आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तारे विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं, अतः आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित प्रतीत होता है और समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन की धुरी अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा अर्शा माइनर और लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। तारों का जन्म एवं विकास, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। तारे के निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैस हैं। तारे का जीवन चक्र मंदाग्नियों में उपस्थित हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। आदि तारे का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटोस्टार। तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अंततः घने बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। इन बादलों को ओर्ट बादल कहा जाता है। इन बादलों का ताप -173 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता जाता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब यह स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा प्रोटोस्टार कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि तारे से तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार। आदि तारा अत्यधिक सघन गैसीय द्रव्यमान है जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। ज्यों ही आदि तारा आगे संकुचित होना आरंभ करता है, गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अधिक जल्दी परस्पर टकराते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के ये टक्कर आदि तारे के ताप को अधिकाधिक बढ़ा देते हैं। आदि तारे के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसके दौरान आदि तारों में आंतरिक ताप आरंभ में मात्र -173 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10⁷ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर बड़े हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है।
हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा आदि तारा को चमक प्रदान करता है और वह तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण, फाइनल स्टेज ऑफ स्टार्स लाइफ। अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज में प्रवेश करता है। इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पहली, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित बाह्य आवरण को खो देता है और इसका क्रोड सिकुड़ करके श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाता है, जो अंततोगत्वा अंतरिक्ष में पदार्थ के संघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। दूसरा, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी अधिक होता है तो उससे बना रक्त दानव तारा अभिनव तारे सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित अभिनव तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन स्टार अथवा कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। यहाँ पढ़ लेते हैं। महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो श्वेत वामन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं। याद रखिएगा, 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारों या कृष्ण छिद्र में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए को चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पे आप एक बार इसे देख लीजिए, को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे का पॉइंट है, रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज। आरंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। संलयन अभिक्रियाओं के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा, लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है, जो संलयन अभिक्रिया कर ऊर्जा विमुक्त करती रहेगी, परंतु तीव्रता बहुत ही कम होगी। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण उसके क्रोड में संकुचन होता है। अतः सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन में तारे का क्रोड सिकुड़ता है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। यह रक्त दानव तारा कहलाता है क्योंकि यह रंग में लाल और आकार में दानवाकार होता है। हमारा अपना तारा सूर्य अब से लगभग 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्त दानव तारे में बदल जाएगा। सूर्य का प्रसारित बाहरी आवरण अब तब इतना बड़ा हो जाएगा कि यह अंतर ग्रहों जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी को भी निगल जाएगा। तारा रक्त दानव प्रावस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है, क्योंकि इस अवस्था में यह नितांत अस्थायी रहता है।
श्वेत वामन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ड्वार्फ स्टार। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि तारा जब रक्त दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रक्त दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वह अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा रहेगा। यह हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव्य के अत्यधिक सघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम क्रोड के इस अत्यधिक संकुचन के कारण क्रोड का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा व नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक अन्य सेट प्रारंभ हो जाएगा जिसमें हीलियम भारी तत्वों जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। इस प्रकार के क्रोड के संपूर्ण हीलियम थोड़े ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी और तब पुनः संलयन अभिक्रियाएं पूर्णतः रुक जाएगी। अब ज्यों ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे का क्रोड उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वह श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। श्वेत वामन एक मृत तारा है क्योंकि यह संलयन प्रक्रिया दौरान कोई नवीन ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो वह चमकना बंद कर देगा। इसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ को हो जाएगा और अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। श्वेत वामन तारे का घनत्व लगभग 10,000 किलोग्राम पर m³ होता है। एक धुंधले श्वेत वामन तारे सीरियस नामक चमकीले तारे के निकट देखा गया है। अभिनव तारे तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा स्टार और न्यूट्रॉन स्टार। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो तो रक्त दानव प्रावस्था के क्रम में इसके हीलियम क्रोड के संकुचन से विमुक्त नाभिकीय ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज दमक के साथ विस्फोट उत्पन्न कर देती है। यह विस्फोट आकाश को कई दिनों तक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोटक तारा अभिनव सुपरनोवा तारा कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी इसके क्रोड का संकुचन होते रहता है और वह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। हमारी मंदाग्नि दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग 10⁸ लगाया गया है, जिनमें से लगभग 1000 ऐसे तारों को देखा गया है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का 10⁻17 kg पर m³ होता है। न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना तथा त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। यह अदीप्त होता है तथा सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है। इसी क्रम में जब m द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या r = 2gm पर c², जहाँ c प्रकाश का चाल तथा g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, प्राप्त कर ले तब वह कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से किसी चीज़ का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते हैं। कारण यह है कि कृष्ण छिद्रों में अत्यधिक आकर्षण बल होता है। कृष्ण छिद्रों से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता, इसीलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं। वे देखे नहीं जा सकते, इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है।